नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओशनोग्राफी के बारे में, समुद्र विज्ञान के बारे में। समुद्र विज्ञान के बारे में आज हम इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में चर्चा करेंगे, परिचय को पढ़ेंगे, किस प्रकार से हम अपनी जो ओशनोग्राफी की जो श्रृंखला है, उसको आज हम अपने इस वीडियो से शुरू करेंगे। तो इसमें केवल इंट्रोडक्शन की बात होगी कि ओशनोग्राफी में हम कौन-कौन से चैप्टरों के अंतर्गत, कौन-कौन से अध्यायों के अंतर्गत इसका हम कौन-कौन से टॉपिक को लेकर इसका हम ओशनोग्राफी का अध्ययन करने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले हम बता दें कि इससे पहले करीब 25 वीडियो हमारी जियोमॉर्फोलॉजी की श्रृंखला यानी भूक आकृति विज्ञान के संबंध 25 वीडियो प्रकाशित हो चुके हैं। और हमारा जो प्रयास है कि हम भौतिक भूगोल को, जिसमें जो भू आकृति विज्ञान आता है, जिसमें जो हमारा समुद्री विज्ञान आता है, जिसे हम कहते हैं ओशनोग्राफी, जिसको हम अभी चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा खगोल विज्ञान आता है, जैसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी, और जलवायु विज्ञान। तो इन चारों श्रृंखलाओं को लेते हुए, चारों भागों को लेते हुए हम संपूर्ण रूप से भौतिक भूगोल को कवर करने का प्रयास करेंगे। और इसके पश्चात हमारी जो भूगोल के संबंध में भारतीय भूगोल यानी भारत का भूगोल के संबंध में हम क्लास लेंगे। और उसके पश्चात वर्ल्ड ज्योग्राफी को समझते हुए हम भूगोल को अच्छी तरीके से सभी परीक्षाओं के उद्देश्य से कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो चलिए अब हम बात करते हैं ओशनोग्राफी के संबंध में। जो हमारा पहला चैप्टर है कि हम इसमें इंट्रोडक्शन के संबंध में जो परिचय है उसके बारे में हम बात कर लें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के जो संपूर्ण भूभाग है, तो संपूर्ण भूभाग में से करीब 70% भूभाग जल से घिरा हुआ है। तो इस प्रकार जल से घिरा हुआ जो 70% भूभाग है, और जो हमारा कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप है, जिन पर मानव निवास करता है, जिन पर इतनी विशाल आबादी का निवास है, उसका जो एरिया है बहुत ही कम है। तो अब चूंकि जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है, मनुष्य की आवश्यकताएं चूंकि असीम होती हैं, और उनका निरंतर दिन ब दिन विस्तार हो रहा है, वह निरंतर उनकी इच्छाएं, उनकी आकांक्षाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। तो इसलिए अब वह कॉन्टिनेंट के साथ साथ महासागरों का की ओर बढ़ रहे हैं। यानी कॉन्टिनेंट जो महाद्वीप है, अब वह इनके लिए इतने पर्याप्त साधन के रूप में उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए कॉन्टिनेंट के साथ अब वह महासागर की ओर बढ़ रहे हैं। महासागर के रिसोर्स तलाशने का मानव के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसलिए जो मानव है अब वह महासागर की ओर बढ़ रहा है, और महासागर में भी जलवायु परिवर्तन की घटनाएं हो रही हैं, क्लाइमेट परिवर्तन हो रहा है। तो इससे जो क्लाइमेट हमारे यहाँ हम विभिन्न रूप से देखते हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण जो हमारी जो सी फ्लोर क्या हो रहा है, जो ओशियन है, ओशियन का विस्तार हो रहा है, समुद्र का विस्तार हो रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से जो समुद्र है, समुद्र भी कॉन्टिनेंट की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा है, और मानव समुद्र की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा है। यानी मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए क्या कर रहा है, समुद्री जो रिसोर्सेस है उनका लाभ उठाने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ रहा है। और समुद्र में जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप जो सी लेवल है उसकी काफी वृद्धि होती जा रही है। इससे जो किनारे तटवर्ती क्षेत्र है, यानी तटों पर बसे हुए जो भाग हैं, जैसे भारत में मुंबई, महाराष्ट्र, केरल, इसके अलावा पश्चिम बंगाल इत्यादि राज्य, इनके लिए क्या हो रहा है, एक सी लेवल बढ़ने से खतरा उत्पन्न हो रहा है। तो इसलिए हमारे लिए इसे एक प्रकार से संकट की स्थिति बन रही है। तो उसको हमें समझना, ओशनोग्राफी के संबंध में समझना, इसको पढ़ना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को लेकर चर्चा करेंगे, किस प्रकार से हमारा 70% भाग जो कि ओशियन समुद्र से घिरा हुआ है, महासागरों से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। और 70% भाग में करीब 50 करोड़ किलोमीटर, 50 करोड़ वर्ग किलोमीटर भाग क्योंकि समुद्री जल से भरा हुआ है। ठीक, तो 50 करोड़ किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, तो इस प्रकार से इतना विशाल जो समुद्री क्षेत्र है उसको हम विभिन्न भागों में बांटने का प्रयास करेंगे कि हमारे पास में हमारी जो वर्तमान स्थिति है उसमें प्रशांत महासागर है, उसके पश्चात अटलांटिक महासागर है, और हिंद महासागर है। तो इत्यादि जो विभिन्न महासागर है, तो इनके संबंध में इनका हम अलग तरीके से अलग वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर रहेगा, इसमें हम इसकी बात करेंगे। उसके पश्चात हम बात करेंगे कि जो महासागर है, जो जिनकी जो वर्तमान स्थिति है, तो जो वर्तमान स्थिति है वह प्राचीन स्थिति उसी प्रकार से विद्यमान नहीं थी। यानी वर्तमान में आप जिस स्थिति में अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर को देख रहे हैं, वह स्थिति प्राचीन समय में नहीं थी। तो उसे हम पैलियो ओशिनोग्राफी के संबंध में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से, जिस प्रकार से हमने देखा कि पृथ्वी का कुछ इतिहास है, पृथ्वी की कुछ उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत विभिन्न जो भू आकृति जो जियोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा प्रदान किए गए थे, उसी प्रकार से किस प्रकार से जो महासागर है उनकी उत्पत्ति हुई, उसे हम पैलियो ओशिनोग्राफी में चर्चा करेंगे कि
किस प्रकार से जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही थी तो एक खंड था पेंजिया। पेंजिया यानी जो महाद्वीपीय खंड था, एक भूभाग था, जो सभी महाद्वीप आज विद्यमान है ना, वह सभी महाद्वीप एक रूप में एक खंड के रूप में विद्यमान थे, जिसे पेंजिया कहा जाता था। यह बात कार्बोनिफेरस युग की है। यदि आपने हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल के संबंध में वीडियो देखा होगा तो कार्बोनिफेरस युग के बारे में उसमें हमने चर्चा की थी। तो कार्बोनिफेरस युग के पश्चात जो जो उसके पश्चात हमने देखा कि विभिन्न रूपों से जो हमारी स्थितियां विद्यमान रही, पर्मियन युग आया था। तो फिर जुरासिक, क्रिटेशियस इत्यादि युगों में पृथ्वी की जो स्थिति है उसमें विस्तार हुआ। धीरे धीरे जो पेंजिया था, पेंजिया दो भागों में बट गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। और पेंजिया को जो घेरे हुए था वह था पैंथालासा। पैंथालासा एक महासागर था और वर्तमान में जो प्रशांत महासागर है वह पैंथालासा का भाग। उसी पैंथालासा का बचा हुआ हिस्सा प्रशांत महासागर के रूप में आज हमारे सामने विद्यमान है। तो इस प्रकार से हम पैलियो ओशनोग्राफी के संबंध में हमारे दूसरे चैप्टर में चर्चा करेंगे कि पैलियो यानी जो महासागर है, जो सागर है, उनकी स्थिति प्राचीन समय में किस प्रकार थी और किस प्रकार से उनकी स्थिति विद्यमान हुई, उनका किस प्रकार से उद्भव हुआ, उसके संबंध में कि प्रत्येक महासागर की उत्पत्ति का अलग कुछ अलग अलग कारण है। उसके संबंध में हम पैलियो ओशनोग्राफी के संबंध में के चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे। ठीक, इसके पश्चात हम बात करेंगे ओशियन बॉटम रिलीफ। यानी जिस प्रकार से हमने भूआकृति में देखा था कि भूआकृतियों में विभिन्न प्रकार की पर्वत हमने देखा था, स्थल पर, महाद्वीपों पर देखा था, स्थल खंडों पर कि पर्वत विद्यमान है, पहाड़ है, मैदान है, घाटियां हैं, तो इत्यादि हमने प्रमुख भूआकृतियों को समझने का प्रयास किया था। तो उसी प्रकार से हम जो ओशियन में के आंतरिक भाग में, ये सीवन को जो महासागर की तलहटी होती है उसमें भी बहुत सी स्थलाकृतियां होती हैं, जिसे ओशियन बॉटम रिलीफ कहते हैं। तो वह भी, उसका भी हम अध्ययन करेंगे। उसमें हम समझेंगे किस प्रकार से जो कैनियन है होते हैं, रिज क्या होती है, कटक क्या होते हैं, जो आइसलैंड किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं। तो इन सभी जो जो स्थितियां हैं, जो जो इस प्रकार से हमने पर्वतों को देखा था, पठारों को देखा था, तो उसी प्रकार से हम पृथ्वी के जो जो महासागर है, महासागर के जो, यदि हम आंतरिक भागों में जाते जाएं, पृथ्वी की जो महासागर की तलहटी में जाते जाएं, तो कौन कौन सी स्थलाकृतियां विद्यमान होंगी, उन सभी के बारे में हम इस ओशियन बॉटम रिलीफ के संबंध में चर्चा करेंगे। हमारा तीसरा चैप्टर रहेगा, तीसरा वीडियो इसके संबंध में आने वाला वीडियो हमारा होगा। ठीक, उसके बाद हम करेंगे सॉलिडिटी के बारे में, लवणता के बारे में। तो सॉलिडिटी या लवणता, तो लवणता यानी जल में नमक की मात्रा। तो लवणता के विषय में हम चर्चा करेंगे। लवणता का प्रभाव भिन्न भिन्न रूप से भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि हम जैसा कि पृथ्वी की समुद्र है, समुद्र की यदि हम ऊपरी सतह पर बात करें तो उसमें लवणता कम होगी, और धीरे धीरे जैसे हम समुद्र की सतह के यानी सी फ्लोर, जो सी का लेवल होता है, समुद्र का लेवल होता है, उसके हम आंतरिक भागों में जैसे हम बॉटम तक पहुंचेंगे, जैसे ही हम उसकी तलहटी तक पहुंचेंगे, जो लवणता है उसमें धीरे धीरे क्या होती है, वृद्धि होती जाती है। तो इसके संबंध में भी हम चर्चा करेंगे, और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हमारे पृथ्वी के बारे में उच्च अक्षांशों की बात कर लें या फिर निम्न अक्षांशों की, तो दोनों में लवणता का अंतर के परिणाम स्वरूप क्या करंट चलती है, तो उनके संबंध में भी चर्चा करेंगे। तो हमारा जो चौथा वीडियो रहेगा वह सैलिनिटी के संबंध में, लवणता के संबंध में भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे टेम्परेचर के बारे में, ओशियन टेम्परेचर के बारे में। इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। टेम्परेचर को, ओशियन के टेम्परेचर को समझना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से हमने जो वायु, हमारा जो टेम्परेचर, जो महाद्वीपीय भाग का टेम्परेचर है उसको पढ़ा था, उसी प्रकार से इसका टेम्परेचर भी जानना महत्वपूर्ण है। जैसे सागर की जो सतह होती है, तो सी लेवल होता है, उसका टेम्परेचर करीब 25 डिग्री के आसपास होता है, और जो सी बॉटम है यानी सतह होती है, जो उसका नितल होता है, उसका टेम्परेचर करीब 2 से 4 डिग्री या फिर उससे भी कम होता है। तो इस प्रकार से जो टेम्परेचर का जो अंतराल पाया जाता है, जो उसमें भिन्नता पाई जाती है कि ऊपरी जो सी लेवल है, जो ऊपरी भाग का टेम्परेचर अधिक होता है और यहाँ का टेम्परेचर कम होता है, तो इसके बीच में जो भिन्नता पाई जाती है, तो इसको किस प्रकार से मेंटेन किया जाता है। तो तापमान, यदि भिन्नता है तापमान में, तो उसको किसी ना किसी प्रकार से उसको भरने का प्रयास किया जाएगा, उसको मेंटेन करने का प्रयास किया जाएगा। तो उसको तापमान के कारण क्या होता है, एक हीट चक्र शुरू होता है, तो हीट बजट शुरू होता है। तो हीट बजट को भी हम इस टेम्परेचर वाले वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे करंट, वेव और टाइड के बारे में। तो करंट जो कि तरंगें, जो लहरें उत्पन्न होती हैं, तो उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, किस प्रकार से
जो करंट उत्पन्न होती है वह पृथ्वी की घूर्णन के कारण उत्पन्न होती है। और इसके अलावा जो सैलिनिटी है, तो सैलिनिटी में अंतर पाया जाता है। यानी आप उच्च अक्षांशों पर चले जाइए, यानी 90 डिग्री अक्षांश यानी ध्रुवों के पास चले जाइए तो सैलिनिटी में भिन्नता होगी, और भूमध्य रेखा के आसपास सैलिनिटी में लवणता भिन्नता होगी। तो उससे क्या होता है, करंट उत्पन्न होती है, धाराएं उत्पन्न होती हैं, ठंडी धाराएं, गर्म जल धाराएं। तो इसको भी हम इसी वीडियो में, मतलब इसी आने वाली इसी श्रृंखला की वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद हमने बात की वेव की। तो वेव जो हवाओं का प्रभाव होता है, जब हवाएं चलती हैं तो समुद्र के जल में क्या होती है, एक वेव उत्पन्न होती है, लहरें उत्पन्न होती हैं। उसके विषय में हम बात करेंगे। ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे टाइड के बारे में। तो हम जानते हैं कि चंद्रमा और सूरज के जो बल है उसका प्रभाव हमारे पृथ्वी के जो वो सागर है, महासागर है, उन पर होता है। और उसके कारण क्या होता है, ज्वार और भाटे, टाइड आते हैं। तो उसको भी हम अगले आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे, किस प्रकार से कि टाइड की स्थिति क्या है। तो उसके संबंध में भी हम बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे ओशियन डिपॉजिट के बारे में। तो हम जानते हैं कि हमारा जो स्थल खंड है, स्थल भाग है, स्थल भाग से विभिन्न नदियां, चाहे गंगा की, यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो गंगा नदी, इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी, तो इनके द्वारा बहुत बड़ी संख्या, बहुत विशाल मात्रा में जो निक्षेप है, जो अपने साथ अवसाद है, जो मलबा है, वह लाकर, जो चट्टानों के टुकड़े हैं उसको लाकर समुद्र यानी बंगाल की गंगा नदी के द्वारा बंगाल की खाड़ी में स्थानांतरित किया है, उसको जमा कर दिया जाता है। जो भी अपने ऊपरी क्षेत्रों से, हिमालय से, उत्तर प्रदेश की रीजन से बहाकर नदी लाती है, गंगा नदी, उसको कहाँ, बंगाल की खाड़ी में क्या कर देती है, जमा कर देती है। तो जिस ओशियन डिपॉजिट है, तो उसकी करीब यदि बात करें तो 500 मीटर एक थिक करीब जमा होते होते क्या पाई जाती है, एक लेयर पाई जाती है। तो इससे क्या होता है, इसी प्रकार से इसे हम जीव श्रृंखलाएं कहते हैं। अपने जीव श्रृंखला के माध्यम से जो पर्वतों की उत्पत्ति होती है, उस वीडियो में आपने देखा होगा, जो कि कोबर महोदय के द्वारा जीव श्रृंखला के माध्यम से उन्होंने पर्वतों की उत्पत्ति के बारे में चर्चा की है। कोबर, जो कि हमने भूआकृति विज्ञान में उसके वीडियो को चर्चा की थी। इस प्रकार से कोबर ने दर्शाया था कि हिमालय की उत्पत्ति जीव श्रृंखला के माध्यम से, भूसन्नति के माध्यम से हुई। तो भूसन्नति को हमने समझने का प्रयास किया था कि भूसन्नतियां क्या है। तो जब नदियों के द्वारा, जब वहां का जो ऊपरी क्षेत्रों से मलबा लाया गया, उनके वेग के कारण, उनकी गति के कारण, उसको जब विभिन्न जो सागर है उसमें स्थानांतरित कर दिया गया, तो जमा होते 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 क्या हो गया, एक लेयर बन जाती है। उसी प्रकार से बंगाली खाड़ी में क्या हो रहा है, एक भूसन्नति उत्पन्न हो रही है, और आगे चलकर क्या होगा, एक एक भूसन्नति के माध्यम से पर्वत की उत्पत्ति होने की संभावना वहां पर है। तो इसके बाद हम डिपॉजिट के संबंध में, ओशियन में जो डिपॉजिट हो रहे हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा वीडियो रहेगा कोरल रीफ के बारे में। कोरल रीफ यानी प्रवाल भित्तियां। तो प्रवाल भित्तियां एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, महत्वपूर्ण पर चर्चा का विषय है, वर्तमान में भी बना हुआ है। तो यह प्रमुख रूप से आय का साधन भी है। कोरल भित्तियों के बारे में आपने सुना होगा कि बहुत सी पर्यटक इसको देखने के लिए ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के आस पास में जाते हैं, क्योंकि वहां पर विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ प्रवाल भित्ति विद्यमान है। भारत में भी पाई जाती है और यह आय का बड़ा साधन है। तो कोरल रीफ, जो कि समुद्र का एक कहें हम तो वन कही जाती है, समुद्र का वन कही जाती है, क्योंकि यह समुद्र में जो एटमोस्फेयर है समुद्र का, उसको क्लीन रखने का, उसको स्वच्छ रखने का कार्य करती है। तो हमने देखा कि अभी जो कोरल ब्लीचिंग हो रही है, यानी जो प्रवाल भित्तियां हैं वो नष्ट हो रही हैं, तो उसके रूप में परिवर्तन आ रहा है। तो उसके संबंध में, कोरल भित्तियों के विषय में भी हम आगे बात करेंगे। ठीक। इसके बाद हमारा अगला वीडियो रहेगा कि जो समुद्र के रिसोर्स हैं, समुद्र में जो संसाधन पाए जाते हैं, समुद्र में जो मनुष्य के उपयोग के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, उनका मनुष्य के द्वारा बहुत ही उपयोग किया जाता है। चाहे वह तरंग के रूप में, ऊर्जा के रूप में यदि हम बात कर लें, कि विभिन्न प्रकार से, चाहे वह थर्मल एनर्जी की बात कर लें, इसके अलावा पेट्रोल, डीजल इत्यादि एनर्जी के जो रिसोर्स हैं, जो संसाधन हैं, मछलियां, जो मनुष्य के लिए यातायात के लिए, जलयानों के लिए सहायता। तो इस प्रकार से जो मनुष्य के द्वारा रिसोर्सेस हैं, उनका मनुष्य जो कि समुद्रों में, महासागरों में जो रिसोर्स पाए जाते हैं, उनका बहुत ही भरपूर तरीके से उपयोग किया जा रहा है। तो इन रिसोर्सेस के संबंध में हम चर्चा करेंगे, कौन कौन से रिसोर्स हमारे महासागरों में, हमारे समुद्रों में पाए जाते हैं। तो इसके बाद हम यही वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा वीडियो होगा सी लेवल चेंज के बारे में, कि हम जानते हैं कि हमारे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पृथ्वी के जो तापमान है उसमें धीरे धीरे वृद्धि होती जा रही है। और ऐसा माना गया है कि जब से यदि हम बात करें 1850 की, 1850 में क्या हुआ था, औद्योगिक क्रांति आई थी। और औद्योगिक क्रांति के पश्चात विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना संपूर्ण विश्व में हुई। तो इसके पश्चात करीब 1 डिग्री, यानी 1850 से
2021 तक करीब 1 से 1.5 डिग्री तापमान वृद्धि हो चुकी है समुद्र की। तो इस तापमान में वृद्धि के परिणामस्वरूप क्या हो रहा है, जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। तो ग्लेशियर के पिघलने के परिणामस्वरूप सी लेवल क्या हो रहा है, उसमें पॉजिटिव रूप से चेंज हो रहा है। सी लेवल का बढ़ना, इससे क्या हो रहा है, जो हमारे आइसलैंड जैसे मालदीव एक देश है, एक जापान एक देश है, जो समुद्र के संपूर्ण रूप से समुद्र से घिरा हुआ चारों तरफ से, तो उन देशों के लिए उनके लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि समुद्र का जो लेवल है, जल स्तर है, वो उसमें वृद्धि होती जा रही है। जैसे पॉजिटिव जल लेवल, पॉजिटिव रूप में हम समझते हैं कि पॉजिटिव रूप से जल चेंज हो रहा है, जल का स्तर बढ़ रहा है। तो उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ पृथ्वी के इतिहास में जो कार्बोनिफेरस युग आया था, एक प्लेस्टोसीन युग आया था, उसमें हमारी पृथ्वी पर क्या हुआ था, जो सी लेवल है वो डिक्रीज हुआ था, क्योंकि बर्फ वहां पर जम गई थी। जो सी लेवल है उसको डिक्रीजमेंट हुआ था, क्योंकि बर्फ जम गई थी, क्योंकि पृथ्वी पर संपूर्ण रूप से बर्फ की चादर के रूप में छा गई थी। तो जो बर्फीकरण, जो हिमानीकरण की एक स्थिति रही थी, जो कार्बोनिफेरस युग में और प्लेस्टोसीन युग में रही थी, तो इससे सी लेवल डिक्रीज हुआ था। तो उसके संबंध में भी हम चर्चा करेंगे कि अभी वर्तमान में सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, परंतु प्राचीन समय में सी लेवल डिक्रीज भी हुआ है, सी लेवल में कमी भी आई है। तो उसके संबंध में भी हम अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि समुद्र के संबंध में लॉ, नियम, कि कौन कौन से नियम ओशियन के संबंध बनाए गए। क्योंकि जो किसी भी देश का जो समुद्र होता है, समुद्र की तट रेखा होती है, तो उससे यदि समुद्री जो सतह है, समुद्री जो तट है, उससे 12 नॉटिकल माइल तक उसका अधिकार क्षेत्र होता है। उस पर वह मत्स्य पालन है, उस पर जो विभिन्न प्रकार से ड्रिलिंग के कार्य होते हैं, डीजल पेट्रोल इत्यादि निकालने की गतिविधियां करीब तट से 12 नॉटिकल माइल तक होती है। इसके बाद 24 नॉटिकल माइल तक जो एक इकोनॉमिक जोन माना जाता है। इसके बाद 200 नॉटिकल माइल। तो इस प्रकार से जो कुछ ना कुछ नियम है, यानी समुद्री क्षेत्र में सब प्रत्येक व्यक्तियों की, समुद्र संसाधनों से भरपूर है, समुद्रों में बहुत ही विशाल मात्रा में रिसोर्सेस पाए जाते हैं। तो इन रिसोर्सेस को लेकर विभिन्न देशों में, अभी आप देख सुनते होंगे कि चाइना और जापान, फिलीपींस इत्यादि देशों में एक जो साउथ चाइना सी है उसके ऊपर झगड़ा हो रहा है। तो इसके संबंध में कुछ ना कुछ लॉ या कानून विद्यमान है। उन कानून के संबंध में किसकी कितनी सीमा रेखा है, जल का बंटवारा किस प्रकार से होता है, उसके संबंध में लॉ विद्यमान है। उनके विषय में हम आने वाले वीडियो में, जो समुद्री लॉ है, समुद्री कानून है, तो उसके विषय में हम आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा चर्चा का विषय रहेगा पॉल्यूशन। तो हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार से जो हमारे, जब से औद्योगिक क्रांति हुई है, तो औद्योगिक क्रांति के पश्चात विभिन्न रूप से मनुष्य के द्वारा समुद्र को दूषित करने का, समुद्र में बहुत ही विशाल मात्रा में, चाहे परमाणु परीक्षण के माध्यम से बात करें, कि जल के अंदर परमाणु परीक्षण किए जाते हैं, जो अंतः महासागरीय जल जो परमाणु परीक्षण होते हैं, उससे भी एक प्रदूषण का खतरा उत्पन्न होता है। जो अभी आपने देखा होगा कि एक मालदीव देश है, भारत के दक्षिण की बात कर लें, तो वहां पर एक जहाज था जो ऑयल से भरा हुआ था। उसमें क्या हो गया था, वह उससे टकरा गया था। उससे बहुत विशाल मात्रा में जो ऑयल था, जो तेल था, वह समुद्र पर, समुद्र का जल था उस पर बिछ गया था। तो इससे पर्यावरण या जल है उसका प्रदूषण हो रहा है। और इसी के साथ रसिया के द्वारा भी एक रूस जो कि देश है, प्रमुख देश है, सबसे बड़ा देश है विश्व का, तो उसके द्वारा जो वहां की जो लैब है, उससे भी बहुत बड़ी संख्या में क्या हुआ था, एक विशाल मात्रा में ऑयल समुद्र में क्या चला गया था। तो ऑयल प्रदूषण क्या हो रहा है, समुद्र में फैल रहा है। इसके अलावा मानव के द्वारा विभिन्न प्रकार के मलबे, विभिन्न प्रकार के रेडियो एक्टिव तत्व हैं, उनको भी समुद्री क्षेत्र में विसर्जित किया जा रहा है, जिससे विभिन्न कंपनियों का कचरा है, वह भी केमिकल है, वह भी समुद्री क्षेत्र में जा रहे हैं, जिससे पॉल्यूशन या प्रदूषण की स्थिति समुद्री क्षेत्र में विद्यमान हो रही है। तो इसके बारे में भी हम आने वाली वीडियो में, हमारे आगे वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से संपूर्ण रूप से करीब 15 10 से 15 क्लासों में हम, 15 चैप्टरों में हम इस संपूर्ण ओशियोग्राफी को, समुद्री विज्ञान को समझने का, इसको अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हमारे कौन कौन से टॉपिक अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो उसका हमने एक ग्लिम्स, एक झलक देने का प्रयास किया कि किन किन वीडियो पर, किन किन मुद्दों पर हम ओशियोग्राफी में, समुद्र विज्ञान में हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो आप जुड़े रहिए हमसे, और इसी प्रकार से हम भूगोल की जो श्रृंखला है उसको निरंतर कंटिन्यू करेंगे, उसको निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।